फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ डैश थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंस जो है किन चीज़ के मैनेजमेंट की बात करता है? फ्लो ऑफ प्रॉफिट, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ कैश या फ्लो ऑफ कैपिटल? सो आंसर इज़ फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस में जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोक्यूरमेंट, या फिर हम कहें एक्वायर करना एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो हम फंड्स को कैसे एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन ऑफ फंड, और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। सो आंसर इज फ्लो ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब बाय। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव किसने डिस्क्राइब किया था? एफ.डब्ल्यू. पैश, जॉन जे हैम्पटन, इजरा सोलोमन या वेस्टन एंड ब्रिघम ने? सो आंसर इज इजरा सोलोमन ने। तो इजरा सोलोमन ने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्या डिस्क्राइब किया था? उन्होंने कहा था कि ये फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और वेल्थ मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है? फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करना, फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। और वो कैसे होती है? जब ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी जो पॉजिटिव एनपीवी देते हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को और क्या कहते हैं? मार्केट ऑफ एक्सपेंशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी या कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन? तो अगर इसका आंसर आपको नहीं भी बताओ तो भी आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो नहीं सकता है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी हो नहीं सकती है। सो आंसर इज कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के मेनली दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो ये कहती है कि फर्म्स की अर्निंग, मतलब फर्म्स का जो अर्निंग है आफ्टर टैक्स, उसको मैक्सिमाइज करना? तो शेयर होल्ड मैक्सिमाइजेशन को हम ये चीज़ कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, या अगेन ऑप्शन शेयर होल्ड मैक्सिमाइजेशन या ईपीएस मैक्सिमाइजेशन? सो आंसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है? फर्म्स की अर्निंग टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको मैक्सिमाइज करने की बात कहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर? इनमें से कौन सा फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन नहीं है? सो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मैनिपुलेट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड? तो एक फाइनेंशियल मैनेजर है तो इसमें से कौन सी चीज़ आप नहीं करेंगे, आपका वर्क नहीं होगा? सो आंसर इज मैनिपुलेट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल मैनेजर का काम नहीं होता है शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना, उनका काम होता है कि वो एनालाइज करे फाइनेंशियल को, इंटरप्रेट करके क्या सिचुएशन और क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करें, क्या फाइनेंशियल नीड्स है कंपनी की, उस पर फोकस करें, ना कि शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड फाइनेंस फंक्शन एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन फंड्स ऑफ अ बिजनेस? तो बिजनेस के फंड्स को एक्वायर करना, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पे उनको यूटिलाइज करना है, ये फाइनेंस फंक्शन का मेन प्रोसेस है। ये किसने कहा था? व्हीलर, एफ.डब्ल्यू. पैश, आर.सी. ऑसबर्न, जॉन जे हैम्पटन ने? सो आंसर इज आर.सी. ऑसबर्न ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर होल्डर वेल्थ इन अ फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो शेयर होल्डर वेल्थ जो होती है फर्म में वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म, जो लोग फर्म में एम्प्लॉयड हैं उतने लोगों की नंबर्स, या द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स लेस बुक वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटीज़। तो बुक वैल्यू में मतलब बैलेंस शीट में आपके जो फर्म्स की एसेट्स है उसमें से फर्म जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको लेस कर देंगे, मतलब कि मार्केट वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे, तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू शो हो रही है आपकी उसमें, तो उसको हम शेयर होल्डर वेल्थ कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉयज़, या जो सैलरी पे की जाती है एम्प्लॉयज़ को, उसको शेयर होल्डर वेल्थ कहेंगे। या द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक, तो जो भी फर्म्स की स्टॉक्स हैं उनकी मार्केट में क्या प्राइस है उसको हम शेयर होल्डर वेल्थ कहेंगे। तो यस, राइट आंसर इज द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइज मत करना मतलब फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करना। फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करने का मतलब होता है कि फर्म की जो शेयर होल्डर्स उनकी टोटल एसेट्स, टोटल वर्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ, इनको इंक्रीज़ करना। और ये कैसे होती है? इनका सिंपल लैंग्वेज में तो शेयर प्राइसेस के जो मार्केट में शेयर प्राइसेस के रेट है, प्राइस है, वो इंक्रीज़ करने से होती है। तो ये चीज़ होगी कैसे? जब हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो प्रोजेक्ट हमें पॉजिटिव एनपीवी देंगे, तो मार्केट में शेयर प्राइस
इंक्रीज़ होंगी। जब शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। तो इनमें से कौन सा है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जहाँ पे डीलिंग लॉन्ग टर्म फंड्स में होती है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? सो आंसर इज कैपिटल मार्केट। हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट नहीं लिखे आएंगे क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है। सो आप ये समझिएगा कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स को डील करते हैं, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इन सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है। वहीं मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जैसे क्या हो जाती हैं आपकी, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गई, कमर्शियल पेपर्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सारे जो होते हैं ये आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स को डील किया जाएगा। अब प्राइमरी मार्केट क्या हो गया? प्राइमरी मार्केट में क्या हो जाता है, जो नई सिक्योरिटीज़ आती हैं, मतलब कंपनी जब नई सिक्योरिटीज़ ऑफर करती है, नए शेयर्स लॉन्च कर रही है, तो वो कहाँ पे करेगी? वो प्राइमरी मार्केट में करेगी। मतलब वो प्राइमरी मार्केट कैसा है? मतलब इनिशियल ऑफरिंग के थ्रू, आईपीओ के थ्रू जब फंड्स आ रहे हो, मतलब पहली बार जब सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लाया जा रहा है, न्यू इश्यूज़ को जब मार्केट में लाते हैं, तो वो मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे ऑलरेडी इशूड शेयर्स एंड डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज़ में डीलिंग की जाती है। मतलब वो मार्केट जहाँ पे जो शेयर्स या डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशूड हैं उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। तो राइट, तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन वाइल सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स। सो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नई सिक्योरिटीज़ आई, तो जब नई सिक्योरिटीज़ आपने इशू किए, लोगों ने उसे परचेज़ किया, तो उससे क्या हो गया? कैपिटल आएगी आपको। वाइल सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड, कंपनी ने इशू कर दिया है, अब उन्हीं सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर एक दूसरे में सेल परचेज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी, उनको जब उनके पास है शेयर्स मान लीजिए और उन्हें सेल करना, तो वो ईजिली सेल कर देंगे, तो वो क्या होता है? उनको लिक्विडिटी मिल रही है, जब चाहे वो सेल परचेज कर सकते हैं। सेकेंड है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आर अंडरटेकन इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ क्या होता है? शेयर्स को इशू करने के लिए, शेयर्स को जब न्यूली शेयर्स को इशू करते हैं तो आईपीओ के थ्रू लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में किया जाता है। अब आप सोचिए कि आईपीओ दोनों मार्केट में हो सकता है। एंड थर्ड वन इज स्टॉक एक्सचेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है। सो आंसर इज ए एंड सी ओनली, मीन्स कि प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वाइल सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? लिक्विडिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को। और थर्ड वाला आपका क्या हो गया? सी, मीन्स कि सेकेंडरी मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? आप देखते हैं कि कोई भी जाके शेयर्स, डिवेंचर्स, जो भी डेरिवेटिव्स हैं, उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग आराम से जाके कर सकता है। तो यहाँ कंपनी नहीं कर रही है कि कंपनी आपको बोल रही है कि मेरे शेयर्स परचेज कर लो, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं होता है। यहाँ वहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो आप शेयर्स डिवेंचर्स को सेल करते हैं और कोई भी बायर, जो कोई पोटेंशियल बायर है, वो उसको परचेज कर लेता है। सो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज डैश मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सो आंसर इज प्राइमरी, सेकेंडरी, कैपिटल मार्केट और नन। सो आंसर इज सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफरिंग ऑफ न्यू शेयर्स बाय द कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नोन एज। कंपनी नए शेयर्स ला रही है और कहाँ पे इशू कर रही है? प्राइमरी मार्केट में। पर नए शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में इशू तो किया जा रहा है, लेकिन उन शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जा रहा है जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स परचेज करके रखे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मतलब ऐसे पब्लिक में नहीं लाया जा रहा है, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को बोला जा रहा है कि हमारी नई इशू आ रही है, नए इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, तो आप इन्हें परचेज करिए। तो
इस तरह के शेयर्स को हम क्या नाम बोलते हैं? राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या पब्लिक इशू? सो आंसर इज राइट इशू। देखिए राइट है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनके पास राइट है कि इन शेयर्स को पहले वो परचेज कर ले, अगर वो परचेज नहीं करेंगे तो फिर आगे हम पब्लिक में लॉन्च करेंगे। तो जब कंपनी नए शेयर्स को इस बेसिस पे लाती है कि सबसे पहले ये शेयर्स कौन परचेज कर ले? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं राइट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट? इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का फंक्शन नहीं है? ओरिजिनेशन, ensure liquidity to capital, continuous market for securities, evaluations of securities. So answer is origination. Next question देखते हैं, the market in which new securities are issued by the corporation to raise funds are called. तो आप उस मार्केट को क्या कहेंगे जहाँ पे नई सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है जिससे कि फंड रेज हो सके? प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रॉस या प्रोसीड्स मार्केट? सो आंसर इज प्राइमरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ही परचेज और सेल होता है, मतलब नया इशू आता है और लोग उसे परचेज करते हैं, तो वहाँ से कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मनी मार्केट वेयर डेब्ट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर इज क्लासिफाइड एज, मतलब मोर देन अ ईयर मतलब एक साल से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड है और उस मार्केट में ये आपका डेब्ट एंड स्टॉक्स सभी डील किए जाते हैं, तो उस मार्केट को क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट, काउंटर मार्केट या लॉन्ग टर्म मार्केट? सो आंसर इज कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्राइमरी मार्केट द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स विच मेड इट ईजी टू सेल न्यूली इशूड सिक्योरिटीज इज कंसिडर्ड एज। सो प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स हैं उनको आप ईजिली इशू कर रहे हैं, जो नई इशू आई है उनको आप आराम से सेल करते हैं, सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, तो उससे क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी लिक्विडिटी, या मनी का फ्लो होगा या लार्ज फंड होगा? सो आंसर इज इंक्रीज लिक्विडिटी, क्योंकि उससे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, नए शेयर्स इशू होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन वेयर द मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्केट वैल्यू एक इक्विटी शेयर्स की क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है, नन होती है? सो आंसर इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ बिन अचीव्ड व्हेन। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम कब अचीव करेंगे? जब डेप्ट इक्विटी का रेशियो 1 के इक्वल होगा, या वेट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वेट ऑफ डेप्ट, डेप्ट और इक्विटी का वेट पूरे कैपिटल में इक्वल होगा, तब हम कहेंगे ऑप्टिमम है। मतलब अगर 100 की कैपिटल है तो 50 इक्विटी 50 डेप्ट, तो ये चीज़ आपका बी ऑप्शन कह रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, या डेप्ट इक्विटी रेशियो इज सच दैट कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक्सीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या हम डेप्ट ये तब कहेंगे कि जबकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होता है वो ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तब हम कहेंगे कि ऑप्टिमम है। या डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन द लोवेस्ट पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर हम ये कहेंगे कि डेप्ट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन हमने सेट किया है पूरे कैपिटल में वो इस तरह का होगा कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो लो होगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो जिन भी तरीके से आपने कैपिटलिंग की है, अभी यहाँ पे है डेप्ट और इक्विटी की बात अगर कर रहे हैं तो सिर्फ अगर आप डेप्ट और इक्विटी के थ्रू ही कैपिटलिंग किए हैं, अपना पूरा कैपिटल का फॉर्मेशन किए हैं, तो जो ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही है वो लो होगी। तो आपने इस तरीके से डेप्ट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को फिट किया है, तो हम उसे ऑप्टिमम कैपिटल कहेंगे। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इसमें से कौन सा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है? प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, फ्लैक्सिबिलिटी या कंट्रोल? सो आंसर इज फ्लैक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल एग्जम्पशन ऑफ एनओआई अप्रोच टू वैल्यूएशन इज। तो एनओआई क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज के लिए आता है। तो 4 थ्योरीज होती हैं इनकी, एनआई, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच। तो ये 4 थ्योरीज होती है। तो इन्होंने कहा कि इनका एनओआई का क्रिटिकल एग्जम्पशन क्या होता है? तो डेप्ट एंड इक्विटी लेवल्स रिमेन अनचेंज, डेप्ट और इक्विटी का लेवल हमेशा मतलब एक जैसा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। द डिविडेंड्स इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, डिविडेंड इंक्रीज करेगा एक कांस्टेंट रेट से, मतलब 10% तो 10% से इंक्रीज करेगा हमेशा। द K0 रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन लेवरेज, K0 मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपका लेवरेज कुछ भी हो, लेवरेज मतलब क्या होता है? जब आपके जैसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जब आप ये पूरा देखते हैं तो वहाँ पे जब
आपके पास फिनांस का प्रपोर्शन आता है, मीन्स डेप्ट का प्रपोर्शन आता है और इंटरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो हम कहते हैं लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज आ गया। सो यहाँ पे कह रहा है कि लेवरेज कुछ भी हो, पर जो K0 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है, तो हम उसे वो NOI का एजम्पशन है, या दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, या इंटरेस्ट को और टैक्स को हम कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, ये एजम्पशन है। सो आंसर है K0 रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लेवरेज। तो देखिए NOI कहता ही यही है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच डुरांड ने दिया था, NI भी डुरांड ने दिया था, NOI भी डुरांड ने प्रपोंड किया था। तो ये कहते क्या हैं कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है, फर्म की जो वैल्यू है उस पर डेप्ट के प्रपोर्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में डेप्ट के कंपोनेंट को चाहे इंक्रीज़ करिए, डेप्ट के रेशियो को चाहे इंक्रीज़ करिए चाहे डिक्रीज़ करिए, उसका इफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑन एन एवरेज जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये NOI इनकम का अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनमें से किसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा होगी? इक्विटी शेयर्स की, लोन की, बॉन्ड्स की, प्रेफरेंस शेयर की? सो आंसर इज इक्विटी शेयर्स की। क्यों होगी इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा? क्यों होती है? क्योंकि जो रिस्की होता है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अच्छा, कॉस्ट का मतलब समझिए कि जो आपको बीइंग अ कंपनी आपको पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको क्या पे करना होता है? डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कंफर्म है। इसी तरीके से लोन या डिवेंचर से बोरिंग की बात करते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट रेट फिक्स है। तो जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं या जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो रिस्की नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको इतना तो रिटर्न मिलना ही मिलना है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो रिस्क में रहते हैं, उन्हें जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे, जब रिस्क ले रहे हैं तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, मीन्स उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इक्विटी शेयर्स की जो होती है वो कॉस्ट, जो उनकी कॉस्ट पड़ती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नोन एज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट या नन? सो आंसर इज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि कॉस्ट क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो आपको रिटर्न मिलता है वही तो कॉस्ट बनेगी। तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, उस पर आपको कोई रिस्क लेना नहीं है। आप जो भी FDs ला डाल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो परचेज कर रहे हैं, आपको पता है कि कुछ भी हो जाए पर इस पर आपको इतना रिटर्न तो मिलना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट, RF से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज, क्या होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट? रेट ऑफ डिविडेंड होगी, आफ्टर टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगी, डिस्काउंट रेट ऑफ इक्विट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू कैपिटल या नन? तो देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला है, रिडीमेबल मतलब कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम होंगे, आपका मेन कैपिटल भी जाएगा और उसके पहले आपका जो भी प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देते हैं वो भी जाएगा। सो आंसर इज C, डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू कैपिटल। क्योंकि हम वहाँ पे, आपको याद हो अगर, तो हम वहाँ पे मतलब रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स करके करते हैं, लाइफ ऑफ द ईयर, इस तरह से करते हैं फॉर्मूला उसका। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जनरली डिनोट बाय, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे हम डिनोट करते हैं? KA, KW, K0, KC। सो आंसर इज K0। विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, इनमें से किस में टैक्स एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। तो आपको समझना चाहिए आंसर कि इक्विटी शेयर्स हम उसकी कॉस्ट की बात जब करते हैं तो इक्विटी शेयर्स जो आता है उसमें क्या होता है कि सारे टैक्स वैक्स को देने के बाद आता है। प्रेफरेंस शेयर्स में अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो वो भी टैक्स वैक्स पे करने के बाद का होता है। रिटर्न अर्निंग, तो ये सब कुछ को डिविडेंड टैक्स सबको पे करने के बाद जो आपका अपना प्रॉफिट बचा है उसका हो गया। तो ऑलमोस्ट तीनों में तो टैक्स एडजस्टमेंट हो गई है ना, क्योंकि हम उनमें जो चीज़ को कॉस्ट बना रहे हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, आफ्टर टैक्स ही होती हैं। पर डिवेंचर क्या है, इंटरेस्ट का पार्ट है, तो इंटरेस्ट टैक्स एडजस्टमेंट मांगती है। सो आंसर इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड या नन? सो आंसर इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या कहते हैं? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं, और इसको हम कट ऑफ रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टर्म आर ऑफन इज इंटरचेंजेबल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
या कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट बट नॉट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बट नॉट डिस्काउंट रेट. सो आंसर इज ए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इसको हर्डल रेट, कट ऑफ रेट भी और कहते हैं. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिकॉज इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है रेदर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट की. क्यों ऐसा? क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज मोर देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, क्योंकि डिवेंचर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर से. या इक्विटी शेयर्स हैव हाइयर रिस्क देन डेब्ट, या इक्विटी शेयर्स पे रिस्क ज़्यादा होता है रिगार्डिंग डेब्ट, मतलब रेदर देन डेब्ट. या फिर इक्विटी शेयर्स आर ईजिली सेलेबल, इक्विटी शेयर्स को आप आराम से सेल कर सकते हैं. या ऑल, ये सारे ही रीज़न जिनकी वजह से इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट बढ़ती है. तो सारे रीज़न तो कभी नहीं हो सकते. सो आंसर इज इक्विटी शेयर्स हैव अ हायर रिस्क एंड रिस्क देन डेब्ट. ये हमने पहला डिस्कस किया है अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटेन अर्निंग आर एक्सक्लूडेड. जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उस वक्त हम किसको क्या करते हैं? रिटेन अर्निंग को एक्सक्लूड कर देते हैं. बैंक बोरोइंग्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स आर इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ इशू आर इंक्लूडेड, वेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और ऑन बुक वैल्यू. सो राइट आंसर इज वेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और बुक और ऑन बुक वैल्यू. तो एक्चुअली जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो 3 तरीके से निकालते हैं, या तो बुक वैल्यू पे, या तो मार्केट वैल्यू पे, या मार्जिनल वैल्यू पे. सो आंसर इज डी. कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ, कैपिटल बस्टिंग किस चीज़ का पार्ट है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, या कैपिटल स्ट्रक्चर का. सो आंसर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन का. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखिए फाइनेंशियल मैनेजर के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात जब करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कैपिटल बस्टिंग, मतलब किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको पॉजिटिव एनपीवी हो और वेल्थ मैक्सिमाइज हो. वहीं शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं. सो आंसर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल इवैल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ. तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल्स हैं तो हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कौन सा मेथड करता है इसमें? उनके इवैल्यूएशन में कौन सा ऐसा मेथड है जो टीवीएम को कंसीडर करता है? ARR, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, पे बैक मेथड, या ऑल. सो आंसर इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, क्योंकि जितने भी डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं उनमें ही आपका टीवीएम कंसीडर किया जाता है. जैसे आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जिसमें आ जाते हैं, जैसे एनपीवी हो गया, IRR हो गया, आपका PI हो गया, तो यहाँ से टाइम वैल्यू को कंसीडर किया गया. वहीं पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे वो मेथड्स हैं जिनमें टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द. तो PI जो है द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हम इसे कंप्यूट करते हैं इनमें से किन चीज़ों को डिवाइड करके. आपको बता दूं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो रिजल्ट होता है वो 1 रुपीज़ में होता है. तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा हम इसका होता है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैश फ्लोज बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. हम टोटल कैश फ्लो को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को हम डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से. या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द टोटल कैश फ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को टोटल कैश फ्लो से, या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. तो आपको बता दें, जो NPV होता है, जैसे कि हम जब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हम जितने भी कैश इनफ्लोज आ रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट, डिस्काउंट करके. तो क्या हो जाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, किस किस साल लगेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन की वैल्यू हम डिस्काउंट रेट से निकाल लेते हैं. तो जो इसको माइनस करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो PVCIF माइनस PVCOF, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो जो आता है वो NPV होता है. IRR में PI में जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं. तो क्या हो जाता है? PVCIF डिवाइडेड बाय PVCOF, राइट. So answer is present value of cash flow by the initial investment. Present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. तो आंसर हो जाएगा PI का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पे बैक पीरियड इज. पे बैक पीरियड क्या है इसमें से? द नंबर ऑफ कैश फ्लो पीरियड्स ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, या नंबर ऑफ ईयर्स दैट इट टेक्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. मतलब कि कितने साल तक कैश फ्लो आपका हो रहा है वो चीज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में, वो पे बैक पीरियड होता है. कि कितने साल तक आपको वो इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हो प्रोजेक्ट में वो आपको प्रॉफिट देता रहेगा, वो पे बैक पीरियड होता है. या फिर द नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड टू पे फॉर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट,
या कितने नंबर ऑफ पीरियड्स आपको लगेंगे जितना आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापस पाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, कि जैसे मैंने 2 लाख लगाया तो 2 लाख कितने सालों में मुझे रिकवर हो जाएगा। या द नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, या फिर एनपीवी के लिए कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा वो। सो आंसर इज सी, द नंबर ऑफ पीरियड्स रिक्वायर्ड टू पे फॉर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेज द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेगा तो प्रोजेक्ट की जो एनपीवी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, अनअफेक्टेड होगी, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग द डिस्काउंट रेट, या हम डिस्काउंट रेट अगर नहीं जानते तो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो आप डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। जैसे देखिए डिस्काउंट रेट, आपको पता है कि एनपीवी में हम क्या करते हैं, जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं आपका, मतलब पैसा जो इन्वेस्टमेंट में आएगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा आपके पास से जाएगा आउटफ्लो, दोनों का ही प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। मतलब आज आपको पैसे क्या है, आप प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो आने वाले 8 साल में 10 साल तक पैसे आपको मिलते रहेंगे। फर्स्ट ईयर कुछ मिलेगा, सेकंड ईयर कुछ मिलेगा, थर्ड ईयर, अलग अलग सालों में आपको रेवेन्यू होगी। इन्वेस्टमेंट आपका एक साथ भी हो सकता है, दूसरे तीसरे समय फिर से हो सकता है इन्वेस्टमेंट, कि पैसा लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। तो हमें क्या करना होता है, उसको आज की डेट पे, क्योंकि हम इवैल्यूएशन तो आज कर रहे हैं, तो हमें आज की डेट पे ये चेक करना पड़ता है कि ये जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उसकी अगर आज की डेट पे वैल्यू निकाली जाए तो कितना है, उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं। और अगर हमें दिखता है कि हाँ भाई इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है आउटफ्लो से, तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनपीवी। ओके, अब देखिए सपोज करिए कि हमने 10% का डिस्काउंट रेट लिया है, ठीक है। अगर 10% का डिस्काउंट रेट लिया, मतलब हम जो ये डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो 10% से कर रहे हैं, तो 10% का अगर डिस्काउंट रेट करें तो 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी आएगी नेक्स्ट ईयर, सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं तो 0.9090 आ जाती है, मतलब 90 पैसा। मतलब अगर कोई आपको नेक्स्ट ईयर 1 रुपीज़ दे रहा है तो आज की डेट पे, आज जहाँ आप 0 पे खड़े हैं, आज की टाइम पे अगर आप उसको इवेलुएट करते हैं तो उस 1 रुपये की वैल्यू कितने पैसे के बराबर है, 90 पैसे के बराबर है। तो कल का 1 रुपया आज 90 पैसे के बराबर हो गया, ये 10% का डिस्काउंटिंग हो गया। अब हमने डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया, 15% कर दिया, तो 15% कर दिया, तो अब क्या हो गया हमारा डिस्काउंटिंग रेट, अब आएगा 0.826 समथिंग आ जाएगा, राइट, 8.869 करके आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 87 पैसे जो आपको कल 1 रुपये मिलने वाले हैं उसकी अगर आज वैल्यू देखें तो कितने हैं, 87 है। डिस्काउंट रेट बढ़ा तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 15% पे 87 आ गई और आपका 10% पे 90 आई। अब आप सोचिए जब आप एनपीवी के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसी वैल्यू को इनफ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करिए आपको फर्स्ट ईयर जो अमाउंट आने वाला है वो 10,000 का आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, अगर 10% का डिस्काउंटिंग रेट है तो आप 10,000 को 0.90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,090। मतलब आप कहेंगे ना कि फर्स्ट ईयर का जो आपको 10,000 इनफ्लो दिख रहा है वो एग्जैक्टली आज की डेट में कितना है, 9,090 रुपये है। अगर यही डिस्काउंटिंग रेट 15% वाला लेते हैं, 0.869 करते हैं, तो आप क्या करेंगे, और वही 10,000 रुपये का रेवेन्यू आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, इनफ्लो आएगा, तो 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.869 से, तो कितना हो गया 8690, 8,690। तो अब क्या बता रहा है कि अगर 15% से डिस्काउंट करें तो आज जो कल आपको 10,000 मिलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उसकी आज की डेट की वैल्यू कितनी है, 8,690 है। 10% पे 9,000 है, 15% पे 8,690 है। अब यही इनफ्लो तो टोटल होगा, तो जब इनफ्लो कम हो जाएगा, रेट बढ़ने से इनफ्लो अमाउंट कम होता जाएगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव एनपीवी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेज द आईआरआर ऑफ अ प्रोजेक्ट, डिस्काउंट रेट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो आईआरआर का क्या होगा। अब देखिए आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस रेट पे एनपीवी 0 होती है, राइट। मतलब इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल हो जाते हैं, 0 होती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट रेट के इंक्रीज करने से आईआरआर क्या हो जाएगा, इज अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इररिलेवेंट। इसमें से कौन सा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके होने से कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है वो इररिलेवेंट होता है, कोई मतलब रिलेवेंस नहीं हो। आपको पता होगा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी में 2 थ्योरीज होती है, एक इररिलेवेंट थ्योरी, एक दूसरी रिलेवेंट थ्योरी, जिसमें एनआई, एनओआई, ट्रेडिशनल, एमएम अप्रोच वगैरह आते हैं। तो कौन सा है इसमें से, टैक्सेस, रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड्स एंड अर्निंग पर शेयर, इफेक्ट्स ऑफ लेवरेज ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या होममेड लेवरेज। सो आंसर इज होममेड लेवरेज। अब होममेड लेवरेज क्या होता है, पहली बात देखिए लेवरेज क्या होता है, जब हम फाइनेंशियल मतलब डेप्ट के कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट आता है, दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज। लेवरेज 2 होते हैं, एक ऑपरेटिंग लेवरेज और एक फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट वहाँ से होता है।
अब होममेड लेवरेज क्या हो गया? होममेड लेवरेज हो गया कि जब इन्वेस्टर अपनी पर्सनल बोरोइंग को यूज़ करता है फर्म को अनलीवर्ड से लीवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अभी आपके लेवल तक, अगर मैं आपके लेवल की बात करूँ तो अनलीवर्ड और लीवर्ड आपके लेवल से थोड़ा सा बियॉन्ड है। सो जस्ट होममेड लेवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म शुड सेलेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट, फर्म क्या कहते हैं, किस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर को उसे अडॉप्ट करना चाहिए? Produces the highest cost of capital, maximize the value of the firm, minimize taxes, या फिर इज फुल्ली अनलिवर्ड। सो आंसर इज मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो आप जब कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कि मतलब हम डेब्ट से कैपिटल इकट्ठा करें, इक्विटी से करें, प्रेफरेंस का कंपोनेंट रखें, पूरे स्ट्रक्चर में हम कैपिटल के किस किस चीज़ का कंपोनेंट रखें, जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें फोकस करना चाहिए कि जो फर्म की वैल्यू हो वो मैक्सिमाइज हो। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड with which the inventory is converted into stock turnover ratio। स्टॉक कितनी जल्दी टर्नओवर हो रहा है। टर्नओवर अब आपको समझ जाना चाहिए स्टॉक किस में कन्वर्ट होता है, सेल्स में कन्वर्ट होगा। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, आप वो कंप्लीट कब मानेंगे? जब वो सेल तक पहुंचेगा, और स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला भी उसी से आता है। सो इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड, सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या इंक्लूड होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या बोथ ए एंड सी। सॉल्वेंसी मतलब आप कितने सॉल्वेंट है, मतलब आप में कैपेसिटी कितनी है पे ऑफ करने की, कि अगर आपकी कंपनी है, अगर उसने कुछ लोन या कुछ भी ले रखा है तो वो उसमें कितनी कैपेसिटी की वो उसे पे कर देती है। तो इसके लिए आपका देखेंगे ना कि आपके पास लोन कितना है, आपके पास आपकी पर्सनल कैपिटल कितनी है, आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका क्या है, कितना आपके इंटरेस्ट को कवर कर सक रहे हैं, इन सारे रेशियो से देखेंगे। तो अगर आपको ये नहीं भी पता है फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्विक रेशियो है वो आपका सॉल्वेंसी रेशियो नहीं, वो लिक्विडिटी रेशियो होता है। सो यस, आंसर इज बोथ ए एंड सी, मीन्स डेब्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी पोजीशन, बिग टर्म सॉल्वेंसी, या प्रॉफिट फॉर लेंडर्स। सो आंसर इज ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, और इसके पहले के एमसीक्यूज में हमने देखा भी है कि ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स द प्राइस पर शेयर ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जहाँ पे स्टॉक प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, वो कौन सा फाइनेंशियल रेशियो? रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। सो आंसर इज प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो इसको बोलते हैं। पी रेशियो क्या हो जाता है? स्टॉक प्राइस, प्राइस लिखा है ना, तो स्टॉक की मतलब शेयर, स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, आपका एक शेयर कितना अर्न कर रहा है। तो ईपीएस जो आंसर आता है वो आपको ये बोलता है, जैसे पी रेशियो आया 10, तो 10 बोल रहा है कि 10 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस शेयर के लिए एक जो इन्वेस्टर है वो एक रुपये कमाने के लिए 10 रुपये पे करने को तैयार है। तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो, कितना अर्न कर रहे हो और किस हिसाब से आपकी प्राइस आपको उस पर पे करनी है, अर्निंग कितनी है और पेमेंट कितना आप करने वाले। तो इस पी रेशियो के बेसिस पे आप चेक करते हो कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सो पी रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं। विच फाइनेंशियल रेशियो मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इन जनरेटिंग रिटर्न्स टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स विद इट्स अवेलेबल एसेट्स। तो कौन सा फाइनेंशियल रेशियो है ये? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, या करेंट रेशियो, मतलब जो भी अवेलेबल आपका एसेट्स है उससे कौन सा इसमें रेशियो जो ये शो करता है कि स्टॉक होल्डर्स को ज़्यादा अर्निंग हो रही है, ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। यस, सो आंसर इज रिटर्न ऑन एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर इन ऑपरेटिंग एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है या उसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, उसका आपको सही ऑर्डर बताना है। तो पहले कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश। आपको जनरली बता देती हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कैश आपके पास होता है, उसी कैश को वर्किंग कैपिटल से आप कैश ही तो इकट्ठा करते हैं पहले, जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए कैपिटल होती है, तो कैश आपके पास है, उससे क्या खरीदेंगे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, मतलब उससे प्रोडक्शन शुरू होगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ रिजल्ट आएगा तो फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स जब आपका बन जाएगा तो आप उसे सेल करेंगे। तो सेल, अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है हम यहाँ साइकिल की बात करते तो क्रेडिट सेल करेंगे। तो जब क्रेडिट सेल करेंगे तो कौन राइज होगा? डेटर। अब डेटर जब आपका पेमेंट कर देगा तो आप वापस से कैश पर पहुँच गए। तो ये पूरी साइकिल होती है। सो यस, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेटिंग साइकिल्स एंड्स व्हेन। ऑपरेटिंग साइकिल खत्म कब कहाँ होता है? शुरू जहाँ से होता है खत्म भी वहीं पे होगा। सो यस, आंसर इज कैश इज रियलाइज्ड। जब कैश आपका रियलाइज हो जाएगा डेटा से तो फिर वो आपका हो गया कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल is equal to ICP, that is R plus W plus F
प्लस डीसीपी, और डीसीपी दैट इज डी। तो वेयर आईसीपी स्टैंड्स फॉर, अब देखिए आपको पता है कि ऑपरेटिंग ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग साइकिल में जितने एलिमेंट्स इंक्लूड्स थे आपके, मतलब कैश के बाद रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, देन डेटर, डेटर के बाद कैश रियलाइज होता है, तो ये सारे कितने टाइम पीरियड होल्ड कर रहे हैं अपने आप को, जब हम इनके डेज निकाल के टोटल कर देते हैं तो उससे हमें ऑपरेटिंग साइकिल का डेज पता चल जाता है। आईसीपी क्या होता है? आईसीपी कहता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। जो इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक है वो कितने टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है। और डीसीपी क्या कहता है? डेटर कन्वर्जन पीरियड। डेटर कब कैश में रियलाइज हो जाता है। तो बट ऑब्वियसली बात है, इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है और डेटर कन्वर्ट हुआ तो क्या बन गया? ऑपरेटिंग साइकिल। सो आईसीपी इज इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड और डीसीपी इज डेटर कन्वर्जन पीरियड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल। अब नेट ऑपरेटिंग और ग्रॉस ऑपरेटिंग में तो आईसीपी और डीसीपी दोनों हैं, तो ठीक है। यहाँ पे डेटा कलेक्शन, अब यहाँ पे क्रेडिटर भी तो एक हमारे पास होते हैं ना, रॉ मटेरियल हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्रेडिटर भी तो होते हैं। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस सीडीपी, वेयर सीडीपी मीन्स, सीडीपी मतलब क्या है, और ये जो सी ब्रैकेट में दैट इज योर क्रेडिटर। सो आंसर इज क्रेडिटर डिफर्ड पेमेंट। तो क्रेडिट को जितने टाइम के लिए आपको अलाउड किया गया है, रॉ मटेरियल आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, भाई सेल आप क्रेडिट पे करते हो तो परचेज भी आप क्रेडिट पे करते हो, जो परचेज क्रेडिट पे करते हो दैट इज योर क्रेडिटर, और जो सेल आप क्रेडिट पे करते हो दैट इज योर डेटर। तो जो क्रेडिट परचेज करते हैं, जो क्रेडिट टाइम हमें अलाउड होता है वो यहाँ पे जब ऑपरेटिंग साइकिल से लेस हो जाता है सो क्या आ जाता है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। नेक्स्ट पेमेंट वर्किंग कैपिटल। पेमेंट वर्किंग कैपिटल वेरीज विद सीजनल नीड्स, ये वेरी करता है सीजनल नीड्स के अकॉर्डिंग, इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स या इज द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स, या इंक्लूड्स अकाउंट पेबल। सो यस, permanent working capital is the right is permanent working capital is, so answer is the amount of current assets required to meet the firm's long term minimum needs। तो फर्म्स की जो लॉन्ग टर्म की नीड होती है लेकिन वो वर्किंग कैपिटल की ओर थोड़े टाइम पीरियड के लिए है तो वो क्या कहलाती है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज समवॉट सिमिलर टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैच करता है। ये सारे उसके वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के मेथड हैं। तो एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, या बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। सो आंसर इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स, देखो स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हो जाता है? जो ऑन डिमांड आपको मिल जाता है। इसके लिए कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ से फंड रेज करेंगे, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से, ऐसा कुछ नहीं। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग मतलब जो इमीडिएट आपको मिल जाए, ऑन डिमांड मिल जाए। तो यस, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इज मीन्स अकाउंट पेबल आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, who defined working capital as the amount of funds necessary to cover the cost of operating the enterprises। तो किसने ये वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन दी है? जस्टमैन, स्मिथ, एलजे गटमैन, ये शुबिन ने। सो आंसर इज शुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड वर्किंग कैपिटल एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। किसने वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल कह रखा है? जस्टनबर्ग ने, स्मिथ ने, एलजे गटमैन ने या शुबिन ने। सो आंसर इज स्मिथ ने कहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज व्हाट? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। और यहाँ पे आंसर सोच के लगाइएगा क्योंकि ये आपसे पूरा साइकिल नहीं पूछा, इसने सिर्फ पूछा है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो आपको याद होगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये दोनों ये तीनों एक साथ आते हैं और डेटर जो कन्वर्जन पीरियड होता है वो अलग आता है। सो आंसर इज व्हाट? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, आईसीपी होगा। और आप जल्दीबाजी में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लगा देंगे इसका आंसर। सो आंसर इज इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्रेडिट सेल्स इनटू कैश। तो जो टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड होती है क्रेडिट सेल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स डेटर्स का कैश रियलाइजेशन, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड या नन। तो डेटर कन्वर्जन पीरियड या रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड इज द सेम। सो आंसर इज रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लान्स विथ हाई लिक्विडिटी हैव। तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग उसमें हाई लिक्विडिटी होती है, हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क, लो प्रॉफिट एंड लो रिस्क, मॉडरेट रिटर्न एंड मॉडरेट रिस्क या नन। So answer is moderate return and moderate risk. Next है, if a company raise money to finance short-term needs by selling its accounts receivable to another party, this is called। तो अगर कंपनी फंड को या फाइनेंस को रेज करने के लिए, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती है? अपने जो अकाउंट्स रिसीवेबल से, मीन्स अपने जो बिल हैं, मतलब जैसे कि होता है ना कि डेटर को हमने दे दिया है
पेमेंट का डेटर को मैंने दे दिया, गुड्स सप्लाई कर दिया है, अब वो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद हमको पेमेंट करेगा, तो इनवॉइस हमारे पास है। तो जो अपनी ये अकाउंट्स रिसीवेबल जिस पे ये होता है कि इतने महीने बाद पेमेंट रिसीव होगी, वो किसी पार्टी को सेल कर देता है, मतलब उस पार्टी को देगा। अब डेटर की जगह कंपनी कलेक्शन किससे करेगी? उस पार्टी से करेगी, थर्ड पार्टी से करेगी। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेजिंग, वेयर हाउसिंग, फैक्टोरिंग एंड नन। सो आंसर इज फैक्टोरिंग, क्योंकि फैक्टोरिंग में क्या होता है, आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं वो सेल कर दिए जाते हैं किसको? फैक्टर को। फैक्टोरिंग प्रोसेस है, फैक्टर को सेल कर दिए जाते हैं, और बाद में जो डेटर्स होते हैं जिनके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं वो जो है पेमेंट किसको करते हैं? फैक्टर को करते हैं। फैक्टर 75 to 80% क्या कर देती है? इमीडिएट ट्रांसफर करती है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है जब उसे डेटर से कलेक्ट हो जाता है तो अपना कमीशन कट करने के बाद वो भी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, दैट इज फैक्टोरिंग। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग वेयर फर्म यूजेज इट्स रिसीवेबल एज अ कोलैटरल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि अगर फर्म जो है या कंपनी है वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स को एज अ कोलेट्रल यूज़ कर रही है। कोलेट्रल इन द सेंस एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। लाइक आप जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको सिक्योरिटी के रूप में अपने प्रॉपर्टी के पेपर रखने पड़े, या फिर आपको अपनी एफडी रखनी पड़े, तो दैट इज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़, राइट। एफडी की कल को अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी एफडी से कलेक्ट किया जाएगा, या आपकी प्रॉपर्टी के पेपर से रियलाइज़ किया जाएगा। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स को रख दिया है एज अ कोलेट्रल तो उसको क्या कहेंगे? सिक्योरिटाइजेशन, फैक्टोरिंग, वेयर हाउसिंग या प्लेजिंग। सो आंसर इज प्लेजिंग, इसको कहते हैं हम प्लेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स आर, इसमें से कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्स है? बैंक, क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट या ऑल। आंसर इज ऑल। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन ले रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।